आज आपका चैप्टर जो है बेसिकली 10th क्लास के लिए है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जो है लेसन 3 है, मनी एंड क्रेडिट। बेसिकली मनी एंड क्रेडिट में जो है जो मुद्रा है, जो पैसे हैं, मनी को जो है मुद्रा कहा गया है, पैसे जो है, और क्रेडिट साख। क्लियर? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली अ पर्सन होल्डिंग मनी, एक व्यक्ति के पास जो पैसे होते हैं वो क्या कर सकता है, ईजिली एक्सचेंज, बहुत आसानी से जो है सामान को एक्सचेंज कर सकता है। एनी कमोडिटी, कोई भी सामान या सर्विस सेवा उसे चाहिए होती है, ही और सी माइट वांट, जो भी चाहिए होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी, इसीलिए हर कोई जो है पेमेंट जो है रिसीव करता है वो किस में एक तरीके से प्रेफर करता है, ज़्यादा तवज्जो अहमियत देता है मनी के, पैसे के फॉर्म में। ठीक है, एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दे वांट, वो जो है जो पैसे जो है वो किसके बदले एक्सचेंज कर लेते हैं, जो भी सामान जो है उन्हें चाहिए, थिंग्स दैट वांट। क्लियर? इसके साथ हम देखते हैं कि ऐसा भी टाइम पीरियड रहा होगा जब मनी या पैसे जैसी चीज़ें नहीं थी, तब कैसे जो है लोग इस चीज़ों का जो है इस्तेमाल करते थे। तब जो है क्या होता था, बोथ द पार्टीज, मतलब जो सामान बेचने वाला है, जो सामान खरीदने वाला है, दोनों पार्टीज जो है एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज़, एक दूसरे के सामान को जो है खरीदने और बेचने के लिए तैयार हो जाएंगी। जैसे इस व्यक्ति को जो है जूता है इसके पास, इसे जो है अनाज खरीदना है। ठीक है, अनाज खरीदना है, और इस व्यक्ति के पास जो है अनाज है, जूता खरीदना है इसने। क्लियर? तो ये दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जो है लेने, एक एक्सचेंज करने में, बदलने में जो सहमत होंगे, तब जाके जो है डबल कॉन्स्टेंट ऑफ वांट, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब कि इन दोनों को जो है एक दूसरे की चीज़ों की जो है आवश्यकता होगी। ठीक है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी जब भी हमारा सामान जो है बेचना या खरीदना होगा तब। क्लियर? तभी जो है हमें ये जो है चीज़ें हम उस समय जो है खरीद या बेच पाएंगे। अगर ऐसा होगा कि मुझे जो है जूता बेचना है लेकिन सामने वाले को जो है अनाज के बदले जूता नहीं चाहिए, तब हम ये चीज़ जो है सौदा नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए जो है बेसिकली क्या होता है कि व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेज टू वांट। जो एक पर्सन जो है बेचना चाहता है, दूसरा व्यक्ति उसे खरीदना चाहता है, तभी ये चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं। क्लियर? इन द बार्टर सिस्टम में बेसिकली एक कार्य किया जाता था वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जहाँ पे हम सामान जो है डायरेक्टली चेंज कर पाते थे, एक अपना सामान देकर सामने वाले का सामान ले सकते थे। ठीक है, बिना किसी मनी के यूज़ किए, बिना किसी पैसे के यूज़ किए। और इसी जो प्रोसेस है, यही जो चीज़ है, क्या कहा जाता है, डबल कोएफिशिएंट ऑफ वांट्स कहलाता है। और ये बहुत ज़रूरी था, इसमें ज़रूरी होता था कि हमें एक दूसरे की चीज़ों की आवश्यकता हो, हम खरीदने के लिए तैयार हो। क्लियर? बट मनी ने क्या किया था, और इसी को विनिमय करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए जो है ज़रूरी थी, मनी ने क्या किया, पैसे ने क्या किया, प्रोवाइड द क्रूज, उसने जो है एक ऐसी सिचुएशन दी जहाँ पे हम जो है स्टेप ऑफ एलिमिनेट कौन सा स्टेप कर दिया, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट। बेसिकली आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का जो चरण था, जो हिस्सा था, उसको जो है एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया ये खरीद और बेचने के प्रोसेस में। अब हमें एक दूसरे के सामान की जो है आवश्यकता ना हो, तब भी हम खरीद और बेच सकते हैं। मुझे जिसका सामान चाहिए मैं उसको पैसे के बदले में वो चीज़ खरीद सकती हूँ। राइट? क्लियर? तो इसी वजह से जो है इसी को जो है पैसे को क्या कहा जाता है, मनी को जो है वो कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। मतलब खरीद फरोख्त का जो जरिया है वो क्या है, मनी है, पैसे हैं। और इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया है विनिमय के माध्यम के रूप में? ठीक है, इट इज़ द एक्सेप्टेड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया, बिकॉज द करेंसी, जो किसी भी देश के जो पैसे होते हैं, करेंसी होती है, वो जो है उस देश की गवर्नमेंट द्वारा जो है ऑथोराइज्ड होती है, प्राधिकृत होती है। ठीक है, प्राधिकृत होती है, जिसकी वजह से जो है उसको जो है पैसे को जो है, उस करेंसी को जो है वहाँ की जो है विनिमय का माध्यम एक्सेप्ट किया जाता है। और इसका मतलब क्या है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो है इंडिया में रुपीज़ को जो है मीडियम ऑफ, एक तरीके से पेमेंट जो है एक्सेप्ट किया गया है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया है। हम इसी के फॉर्म में जो है पेमेंट करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन अपने करते हैं इंडिया में। और कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में जो है लीगली अगर वो सामान बेचना चाहता है तो लीगली जो है पैसे में पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। क्लियर? समझ आ गया होगा इतना। आगे हम चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक पे कि इसके क्या कार्य हैं, देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है बहुत बड़ा बैंक है, कहा जा सकता है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो है रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, सबसे पहला काम उसका क्या है,
उसका काम है इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले या उसकी जो है एक तरीके से उसकी जगह पे जो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी नोट्स जारी करता है, उसको छापता है। क्लियर। और इंडियन लॉ के मुताबिक जो भारतीय कानून है उसके अनुसार जो है कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करेंसी जो है इशू नहीं कर सकता है, नहीं छाप सकता है। क्लियर। इसके आगे पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक को जो है काम क्या है, वो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन, मतलब जो औपचारिक सोर्सेज है, जरिए है, जो है स्रोत है लोन के, जो ऋण लेने के हैं, उधार लेने के हैं, उस पर निगरानी रखता है। चाहे वो बैंक हो जाए, कोई संगठन हो जाए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हो जाए, उन पर निगरानी कौन रखता है, वो बैंक रखता है। ठीक है। आरबीआई मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई ये देखता है कि हर एक बैंक जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है अपने पास कैश के फॉर्म में रखे, ताकि जब भी किसी को ज़रूरत हो तो जाके अपने पैसे निकाल ले। क्लियर। और आरबीआई जो है sees that the bank gives loans not just to profit making business, वो इसके भी ख्याल रखता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो दूसरे छोटे बैंक है जो उसके कंट्रोल में आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन, जो एक तरीके से व्यापार करने वाले जो है, जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए व्यापार कर रहे हैं, ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, या छोटे जो कल्टीवेट, उनको सिर्फ जो है वो पैसे ना दे, बल्कि जो छोटे छोटे जो है स्केल से छोटे छोटे जो स्केल पे इंडस्ट्रीज़ खोले जा रहे हैं, लघु निर्माण का वो जो है खोला जा रहा है, लघु विनिर्माण के कार्य लोग करते हैं, या किसान वगैरह है, उनको भी जो है ये लोन दे। इस चीज़ की जो है जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई है, वो निगरानी रखता है इस चीज़ की। और पीरियोडिकली समय समय पर जो है क्या होता है, बैंक्स हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन, सारे बैंकों को, जो भारत के बैंक है उन सबको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सबमिट करनी पड़ती है। किसको, आरबीआई को। कौन कौन सी, जैसे कि हाउ मच दे वर लैंडिंग, बेसिकली कितना जो है उन्होंने जो है लोन जो है उन्होंने दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, किसको दिया गया है। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें जो है किसको प्रोवाइड करानी पड़ती है, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अब हम नॉर्मल बैंक की जो है बात करते हैं, बैंक क्या काम करते हैं। बेसिकली बैंक में हम जानते हैं कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी जो है हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है, पीपल डिपॉजिट देयर मनी, जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो हम जाके बैंक में जमा करते हैं। किसके जरिए, बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, हम अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट में अपने पैसे जमा कर देते हैं। क्लियर। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक जो है उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, वहाँ उसे अपने पास रखता है। एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उस पैसे पे जो है इंटरेस्ट के रूप में, मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि सूद के रूप में जो है वो हमें जो है पैसे और एक्स्ट्रा देगा। ठीक है। जो भी अमाउंट हमने जो है सबमिट किया हुआ है उनके यहाँ पे, जो भी अमाउंट है, अगर 100 रुपये भी सबमिट किया है तो 7 या 8% पे जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हमें वो देते हैं, एक तरीके से उस पर सूद देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। क्लियर। इंटरेस्ट देते हैं। इससे जो है आगे इन दिस वे पीपल मनी टू सेव, इसकी जरिए हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे एक तो पैसे सेफ रहते हैं, है ना। एंड इसके साथ साथ जो है हम बैंक से जो है इंटरेस्ट जो है वसूल लेते हैं, सीधी सी बात है, हमें सूद मिल रहा है ना। घर पे पड़े पड़े तो पैसे अपने आप डबल तो नहीं होंगे, तो इससे अच्छा कुछ तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। पीपल हैव ऑल्सो द प्रोविजन टू विड्रॉ मनी, और इसके साथ साथ अगर मैंने पैसे जमा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे बैंक के हो गए हैं, वो मुझे नहीं वापस मिल सकते। जब भी मुझे ज़रूरत होगी, व्हेन दे रिक्वायर, जब भी लोगों को ज़रूरत होगी, दे विड्रॉ देयर मनी, मतलब कि वो अपने पैसे जो है विड्रॉ करवा सकते, वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। सिंक द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड, और जिस एक तरीके से अपनी डिमांड के अनुसार हम अपना डिपॉजिट जो जमा किए गए पैसे हैं उसको निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, मांग जमा कहलाता है। क्लियर। इसके साथ हम आगे देखते हैं कि जो पैसे, जो नोट वगैरह हम देखते हैं, सिर्फ क्या वही जो है पैसे के फॉर्म में यूज़ होते हैं और दूसरी चीज़ें नहीं होती है? बिल्कुल होती हैं। चेक उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं उसको जो है अपने अकाउंट नंबर से, जो अपने अकाउंट से उतने का चेक भी जो है काट के दे सकता है, जो अपने बैंक में जाके वो जमा कर देता है। ठीक है। चेक इज अ पेपर, बेसिकली एक पेपर ही होता है, वो पैसा नहीं होता है। ठीक है। जो क्या करता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, जितना अमाउंट मैंने उस चेक पर लिखा है, क्लियर, वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है फ्रॉम द पर्सन, जिस अकाउंट, जो अकाउंट जिसका है, जैसे मुझे किसी को जमा करना है तो मेरे अकाउंट से जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा जिसने उसको जमा किया है, जिसका नाम जो है उस चेक पे लिखा भी होता है। क्लियर। इसके आगे हम देखते हैं कि बैंकों का और क्या कार्य होता है। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन, बैंक जो है जितना भी उनके पास पैसा जमा किया जाता है वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखते हैं।
कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन, छोटा सा हिस्सा उसका अपने पास रखते हैं, जिससे जो भी अपने पैसे निकलवाने आता है वो जो है एक तरीके से उनकी मांग को जो है पूरा कर सके। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो इंडिया के जो बैंक होते हैं वो 15% जितना भी उनका टोटल जमा होता है उसका 15% जो है वो अपने पास रखते हैं, ताकि जो भी डिपॉजिटर्स जमा करने वाले लोग हैं जब भी वो अपने पैसे जो है विड्रॉ कराने के लिए, बाहर निकलवाने के लिए आए, तो उनका जो है एक तरीके से उस कैश से जो है काम चल जाए। ठीक है, उस पैसे से उनका काम चल जाए। आगे देखते हैं कि बैंक और उनकी जो है इनकम का जरिया क्या है। बैंक यूज़ तो मेजर पोर्शन, बड़ा एक हिस्सा जो है उस पैसे का जो जमा किया गया है उसका बड़ा हिस्सा वो क्या करते हैं, वो जो है लोन्स देने में, जो दूसरे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, एक तरीके जो व्यापारी लोग हैं, उनको लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और ये जो है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ावा भी देता है। इसके साथ साथ बैंक जो है क्या कार्य करता है, एक मीडिएटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ बैंक है, यहाँ लोन लेने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बैंक क्या करता है, और यही जो है एक डिपॉजिटर है जिसने पैसे जमा किया है। डिपॉजिटर यहाँ जाके पैसे जमा कर रहा है, बैंक जो है वो जो है लोन दे रहा है, जो एक तरीके से वसूल एक जो इसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, वो बैंक कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से मध्यस्थता का काम कर रहा है। क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं। इन दिस वे बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, मतलब डिपॉजिटर जिसने जो पैसे जमा किए हैं, और दोज हु वर नीड, बोरोवर जो उधार ले रहे। बोरोवर का मतलब क्या होता है, जो उधार लेने वाला है। ठीक है, इसके साथ बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट। बैंक क्या करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, देखिए बैंक क्या कर रहा है, यहाँ बैंक है, ठीक है, बोरोवर है, यहाँ डिपॉजिटर है। क्लियर। अब डिपॉजिटर जाके जो है बैंक के पास पैसे जमा कर रहा है और बोरोवर जाके ले लेता है। क्लियर। एक सेकेंड, बैंक है, बोरोवर है, डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर ने जाके बैंक के पास जो है पैसे जमा किए, बोरोवर ने जाके उससे ले लिए। ठीक है, बैंक डिपॉजिटर को जो है अगर 6% जो है इंटरेस्ट दे रहा है इसके पैसों पर, तो बोरोवर से जो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, जो एक तरीके से सूद लेगा, जो है जो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, इंटरेस्ट लेगा, वो जो है यहाँ पे 10% है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें जो है डिपॉजिटर को उसको दे 6% रहा है और बोरोवर से ले 10% रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो बैंक की जो है इनकम का मेन सोर्स होगा, मेन जरिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों के बीच में मीडिएटर का ही काम करेगा तो बैंक को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको फ़ायदा कहाँ से होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिटर को दे रहा है और जो ले रहा है बोरोवर से, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो उसकी इनकम का जरिया है। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ जो है ये बात भी याद रखिएगा कि जो डिपॉजिटर जो पैसे जमा करते हैं वो बैंक ज़्यादातर क्या करते हैं, मार्केट एरिया में भी जो है शेयर बाज़ार वगैरह में लगा भी देते हैं, नए नए व्यापार से शुरू करते हैं वो बैंक के अधिकारी। इसके साथ आगे चलते हैं। कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है बेसिकली, इसकी हम बात करेंगे, जिसे हिंदी में ऋणाधार कहते हैं। वो क्या होता है बेसिकली, कोलेट्रल एक कोई भी ऐसी चीज़ होती है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गए, व्हीकल हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो जो है डिपॉजिट कराता है कहाँ पे, बैंक, या जिससे उसने जो है जो लोन है वो लिया है। बेसिकली हम अक्सर देखते हैं ना, ऋणाधार का मतलब क्या होता है, ऋण का आधार है वो। ऋणाधार का क्या मतलब होता है, ऋण का आधार है। अक्सर हमने फिल्मों वगैरह में गिरवी वर्ड सुना होगा। तो जो भी सामान हम जो है गिरवी रखते हैं वो क्या कहलाता है, ऋणाधार कहलाता है, कोलेट्रल कहलाता है इंग्लिश में। क्लियर। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना, वो ज़मीन हो सकती है, कोई जो है बिल्डिंग हो सकती है, हमारा जो है व्हीकल्स हो सकती हैं। यूजेस एज अ गारंटी है, गारंटी के रूप में जो है हम देते हैं टू अ लैंडर, जिसने हमें उधार दिया, जिससे हम उधार ले रहे हैं, वो क्या है, लैंडर है, उसको हम देते हैं। इफ़ द बोरोवर फेल, अगर बोरोवर जो उधार लेने वाला है वो फेल हो जाता है लोन देने में, जो उधार उसने लिया है उसको वापस चुकाने में, वो क्या हो गया, फेल हो गया, असफल हो गया, तो द लैंडर जिसने उधार दिया है तो उसके पास ये अधिकार होगा कि जो भी कोलेट्रल उसने सबमिट कराया ना बोरोवर ने, वो उसको जो है बेच कर जो है वो अपना जो पेमेंट है वो वसूल कर सकता है, अपने पैसे वसूल कर सकता है। क्लियर। इसके आगे हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट एंड, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये इंटरेस्ट रेट हो गया है, एक तरीके से कितना जो है परसेंटेज पे जो है उसे जो है ब्याज देना है, वो इंटरेस्ट रेट कहलाया। कोलेट्रल ऋणाधार, कौन सी चीज़ गिरवी रख के जो है किस चीज़ के बदले में मुझे उधार मिला है, या जितने में डॉक्यूमेंट वगैरह जो है इस उधार लेने में लगते हैं, ये सारे, या
मोड ऑफ पेमेंट बेसिकली वो जो जिसको उधार दिया गया है वो किसके ज़रिए जो है, वो चेक के ज़रिए या फिर कोई दूसरी चीज़ के जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है। तो ये मोड ऑफ पेमेंट जो है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाती हैं, ऋण की शर्तें कहलाती है। ये शर्तें जो है पहले से डिसाइडेड हो जाती हैं। क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। बेसिकली लोन के जो है, उधार के जो है वो फॉर्मल औपचारिक जो जरिए हैं वो कैसे हैं। बेसिकली औपचारिक जरिए सोर्सेज क्या है, एक तो बैंक है, दूसरा कोऑपरेटिव्स हैं। क्लियर। ये संस्थाएं होती है कोऑपरेटिव बेसिकली, जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग, कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है, दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 15 20 जो है, कुछ लोगों का ग्रुप जो होता है वो एक साथ होता है। वो जो है जितना भी उत्पादन होता है वो उसका जो है एक मुनाफा जो होता है, एक दूसरे के जितना जिसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ये लोग भी जो है लोन वगैरह देते हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं। तो इनका जो है बेसिकली फ़ायदा क्या है, यहाँ से हमें जो है लोन्स मिलते हैं। तो ये जो है इनकी जो शर्तें होती हैं वो निश्चित होती है, कुछ जो धोखाधड़ी वगैरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, रिजर्व बैंक जो है इन पर निगरानी रखता है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रिजर्व बैंक का काम क्या है, फॉर्मल सेक्टर की जो संस्थाएं हैं उस पर निगरानी रखने का काम रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। बैंक और कोऑपरेटिव जो होते हैं वो सोसाइटी को जो है वो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है लोन देते हैं, ताकि ये जो है अपनी इनकम को जो है हाई कर सके। मैनी पीपल कुड द पोर, और ये जो है चीप रेट पे जो है, चीप इंटरेस्ट रेट पे जो है वो पैसे देते हैं। ठीक है। इससे जिन लोगों को दिया गया है वो अपनी जो है अलग अलग ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है देश क्या करेगा, एक तरीके से डेवलपमेंट करेगा, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ट्रेड जो है सामानों के जो है वो बढ़ेंगे। और इनका जो एक तरीके से लोन भी होता है वो क्या होता है, वो जो है चीप और अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे होता है ना। चीप होता है मतलब सस्ता होता है, अफोर्डेबल जो आप अफोर्ड कर सको, है ना। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का लोन दे के वो आपसे 500 रुपये वसूल करने वाले हैं। क्लियर। तो अफोर्डेबल होता है। क्लियर। इसके साथ हम आ जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन पे। अनौपचारिक जो है सेक्टर या जो है क्षेत्र जो है वो लोन के ऋण के कौन से हैं, वो जगह जहाँ पे जो है हम अपने रिश्तेदारों से, अपने सहयोगी से, व्यापारियों से जो है, साहूकार हो गए, दोस्त हो गए, इन सब से जब पैसा लेते हैं तो ये क्या आ जाते हैं, ये अनौपचारिक में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, अनौपचारिक में आते हैं ये। क्लियर। इसके साथ हम देखते हैं देयर इज़ अ नो ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल की तो वहाँ पे जो है आरबीआई निगरानी रख रहा था, लेकिन यहाँ पे नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरविजन, यहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए, इनका निरीक्षण करने के लिए कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई है। इसीलिए जो है दे कैन लेड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज़, ये कोई भी इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं जो भी ये चूज़ करें। क्लियर। अगर फॉर्मल सेक्टर की बात करूँ तो वहाँ पे एक हद के बाद जो है ज़्यादा नहीं वसूल किया जा सकता है। ये जो है गाइडलाइंस है बेसिकली आरबीआई की, वहाँ पे जो है 50% तक जो है वसूल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपसे वसूल किया जा सकता है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर। क्योंकि कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। इसके आगे चलते हैं कि देयर इज़ अ नो वन स्टॉप अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी। अगर ये गुंडे वगैरह की बात करूँ तो अनफेयर मीन्स मतलब क्या है, गैर कानूनी तरीके जो ये यूज़ कर सकते हैं अपने पैसे वसूल करने के लिए। अगर मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो अक्सर आप देखते हो ना कि जो है उनका जो सामान है, जिसने उधार लिया है उसका सामान बाहर फेंक दिया जाता है, उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। क्लियर। इनफॉर्मल लेंडर चार्ज अ मच हायर, बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लोन देते हैं। इनके जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो एक तरीके से ब्याज की दर होती है वो बहुत हाई होती है, ऊंची होती है। दस द कॉस्ट ऑफ बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर, और इसीलिए जो है इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ता है कि जो ओरिजिनल उसने पैसे लिए होते हैं उससे ज़्यादा तो उसका जो है ब्याज हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन सोचिए कि जो व्यक्ति 100 रुपये का लोन नहीं चुका पा रहा है, क्या वो 500 रुपये तक के जो है लोन जो ब्याज है उसको चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा ना। तो ये लोग किस में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। किस में, डेब्ट ट्रैप में। ये ट्रैप क्यों है, क्योंकि एक जाल है जिसमें चारों तरफ से फंस गए हैं, है ना, उससे बाहर निकलना नहीं है। और कई बार गांव में अगर ये चीज़ें देखते हो तो फ्री में जो है उनको वर्क देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उनका शोषण इसकी वजह से होने लगता है। क्लियर। आगे चलते हैं कि इस और हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो
इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई तो होते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं जिन्होंने उधार लिया होता है उनकी जो इनकम के ज़रिए वो बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से जो है, और हमारा देश ऐसा देश है, इंडिया है, जहाँ पे जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा लिया जाता है फॉर्मल के मुकाबले। इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरत है, हमें जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को जो है इंक्रीज़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ये जो है रूरल एरियाज़ में जो है जाएँ, गांव-गांव घूमकर जो है नए-नए जो है अपनी संस्थाएँ या फिर अपनी ब्रांचेस खोलें, जिससे जो है फॉर्मल सेक्टर्स के लोन जो है बढ़ोतरी होगी और इससे जनता को फ़ायदा होगा, ठीक है। और फॉर्मल सेक्टर लोन्स जो है अगर बढ़ेंगे तो हर किसी को जो है लोन मिल पाएगा, क्लियर। जिसको भी ज़रूरत है तो वो ऐसे डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे नहीं। अब इसका एक और चीज़ है कि इसका जो है एक तरीके से इस वजह से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। जैसे नाम से ही आपको पता चलता है स्वयं अपनी मदद खुद करनी है, और ग्रुप बना लिए गए हैं कुछ लोगों के, हर से 15 या 20 लोगों के ग्रुप होते हैं या उससे ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यह देखते हैं कि इसकी ज़रूरत ही हमें क्यों पड़ी। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, बेसिकली अगर मुझे जो है औपचारिक सोर्स से जो है एक तरीके से फॉर्मल सेक्टर से जो है लोन लेना है तो मेरे पास कोलेटरल होना चाहिए, ऋणाधार होना चाहिए, कागज़ होने चाहिए, ज़मीन के या मकान के कागज़ होने चाहिए। तो ये सीधी सी बात है ना कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। कई जो छोटे छोटे मजदूर हैं जिनको जो है ज़मीनें किसी भी तरीके से मिल गई हैं, या ये ज़मीन भी अपनी खुद की नहीं है, जो बड़े बड़े जो जागीरदार होते हैं, अमीर जो ठाकुर वगैरह होते हैं, उनकी ज़मीनों पे वो रह रहे हैं बस किसी तरीके से, तो उनके पास क्या होता है, कोलेट्रल जैसी चीज़ें जो होती है, ऋणाधार होता है, वो होता ही नहीं है। वो किसके बदले में लोन लेंगे, ठीक है। इसीलिए जो इनफॉर्मल सेक्टर्स लैंडर्स होते हैं, जो ज़्यादा बड़े बड़े जमींदार वगैरह साहूकार होते हैं, वो तो उनको जानते हैं, उन्हीं के गांव में रहते हैं, दे नो देम पर्सनली, और इसीलिए जो है उन्हें जो है बिना किसी कोलेट्रल के जो है वो क्या कर देते हैं, लोन दे देते हैं, क्लियर। एक तो ये चीज़ है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि बैंकों को जो लोन देते हैं वो लोग, उनका जो डॉक्यूमेंट वर्क है, ठीक है, जो कागज़ का जो वर्क है उसे कम करना पड़ेगा, तभी जाके वो जो है गरीबों तक पहुंच पाएंगे, क्लियर। इससे आगे हम पढ़ते हैं। द बोरोवर्स कैन, इसके बाद जो गरीब व्यक्ति है, बोरोवर्स है, इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो जो पुराना जो एक तरीके से उन्होंने पैसे लिए हैं उसको वापस दिए बगैर वो नया उधार भी उन्हें दे देते हैं। लेकिन बैंक ऐसा थोड़ी ना करता है, उनका तो सिंपल सा रूल है, पुराना उधार दो तब नया मिलेगा। लेकिन इनके लिए ये है कि पुराना उधार बिना दिए भी, बिना रीपे किए भी उन्हें नया जो उधार मिल जाता है। लेकिन बात क्या होती है, वही वो चार्ज क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट, वो बहुत ऊंची जो है ब्याज की दरें लगाते हैं, और कीप नो रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और इन सारी चीज़ों का जो है कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं होता है, जिससे जो पुअर बोरोवर्स होते हैं, गरीब जो उधार लेने वाले लोग होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्वयं सहायता समूह बेसिकली है क्या, कैसे बना, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले इन्हीं सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है गांव वालों ने जो है छोटे छोटे गांव में क्या किया गया, जो है एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि वो खुद अपनी जो है सहायता करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो है महिलाएं होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। इसमें जो है हद से 15-20 मेंबर होते हैं यूजुअली, जो आसपास की ही एक ही गांव की लगभग रहने वाली जो है औरतें होती हैं। वो क्या करती है, अपनी जो पर डे के हिसाब से जो है हर एक मेंबर क्या करता है, 25 से 100 रुपये हर दिन जो है वो क्या करता है, सेव करता है, इकट्ठा करता है, क्लियर। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन, अब जिसको भी ज़रूरत है, जो वहाँ पे जो इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है इस ग्रुप में, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को भी छोटे छोटे लोन की आवश्यकता होती है वो इस ग्रुप से ले लेता है, और जो ग्रुप होता है वो बहुत कम इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है इस लोन पे, क्लियर। तो अब इनका फ़ायदा हुआ है, अब इन्हें जो है मनी लेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा होता है कि वो 2 या 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम तक जो है रेगुलर सेविंग करते हैं, तो ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है और इतना मजबूत हो जाता है कि वो कहाँ से लोन ले सकते हो, बैंक से भी लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोन जो है एक व्यक्ति का नहीं होगा, वो पूरे ग्रुप का होगा, ठीक है। पूरे ग्रुप के
के ज़रिए अगर लिया जाएगा तो उन्हें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सिलाई मशीन वगैरह खरीद कर वो जो है खुद स्वरोजगार के जो है साधन को जो है विकसित कर सकती हैं। क्लियर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाँव में आजकल हो रही है। ठीक है, द ग्रुप डिसाइडेड एज रिगार्ड द लोन बी ग्रांटेड, और इसके साथ साथ वो जो है डिसाइड करते हैं कि किसका लोन जो है ग्रांटेड किया जाएगा, मतलब माना जाएगा, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रीपेमेंट कैसे की जाएगी। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि एक व्यक्ति जो एक ही साथ इतने सारे पैसे जितना उसने लोन लिया है वो दे सकता है, तो उसको किस्तें जो है बना दी जाती है कि थोड़ा थोड़ा करके रीपेमेंट होगी, वापस वो पैसे लेंगे। और ये जो लोन लिया गया है बैंक से, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पूरा ग्रुप जो है, ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। जो लोन लिया गया है बैंक से उसके लिए पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको वापस दिया जाए। और अगर कोई जो है व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो ये बहुत सीरियसली लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये उनके ग्रुप की जो है बात होती है। इसके साथ नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन, सिर्फ इसने फाइनेंशियल जो उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं किया, इकोनॉमिकली जो है वो सक्षम नहीं बनाया, बल्कि क्या हुआ है, इन्हें जो है एक जगह मिल गई है जहाँ पे इनके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या न्यूट्रिशन से संबंधित जो दिक्कतें हो रही हैं, जो डेली उनके साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को एक मंच, एक स्टेज मिल गया है जहाँ पे वो एक दूसरे से बात कर पाती हैं। क्लियर हुआ, ये इसका फ़ायदा ये भी हुआ है। इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। कोऑपरेटिव्स का आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे बेसिकली एक सोसाइटी बना दी जाती है जहाँ पे कुछ लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं, और पैसे जो है वो जो प्रॉफिट होता है उस काम के बदले में वो जो है आपस में अपने मेहनत के हिसाब से बांट लेते हैं। वहाँ पे भी जो है इन ग्रुप्स के जरिए जो है वो उन्हें जो है लोन दिया जाता है। कोऑपरेटिव संस्थाएं भी होती है, सोसाइटीज़ भी होती हैं। अगर आज की डेट में आप देखोगे शहरों में तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे भी लोन लिए जाते हैं और इसका भी पूरा ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, पूरा लेखा जोखा जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। इसीलिए जो है इसमें भी जो है अनफेयर मीन्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, और ये भी जो है औपचारिक सेक्टर में ही आता है। आज के लिए चैप्टर आपका बस इतना ही था। अगर क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।